पंडित जी, महाविद्यालय परिवार के सभी हमारे साथीगण, मैडम और इस महाविद्यालय के सभी बच्चों, हम होंगे कामयाब। इस गीत को हम बहुत पहले से सुनते भी आए हैं और गाते भी आए हैं। अब इस गीत का जो मुखड़ा है, हम होंगे कामयाब, इसको मध्य प्रदेश सरकार और हम सबको एक उद्देश्य बना लेना है। हमारा लक्ष्य हमें इसको बनाना है, किस दिशा में कामयाब होना है। हम होंगे कामयाब, हमें हर दिशा में कामयाब होना है। लेकिन अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह अभियान इस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया कि हमारी समाज में जो जेंडर हिंसा है, जिस पर अपन अभी संवाद आपसे करेंगे और बोलने से ज्यादा हम आपस में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा अभियान जिसकी आवश्यकता पूरे विश्व को है, क्योंकि जेंडर आधारित हिंसा ये सदियों से हमारी समाज में व्याप्त है। इसके काफी दुष्परिणाम समाज को झेलने पड़ते हैं और ये समाज के द्वारा ही होती है और इसको समाज ही रोक सकता है। कोई ऊपर से नहीं आएगा इस हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि ये हिंसा जब होती है तो दो लोग कम से कम होते हैं। एक वो जो हिंसा कर रहा है और एक वो जो शोषण का शिकार है। दोनों ही इस समाज के लोग हैं, दोनों ही इस समाज की व्यक्ति है। दोनों के ही प्रयास से एक जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है, जिस पर हिंसा हो रही है, वो उसको कैसे रोकेगा? वो अवेयर होकर के, जागरूक होकर के, हिम्मत करके अपने ऊपर होने वाली हिंसा का प्रतिकार करेगा और इस तरह से वो हिंसा रोकेगी। और जो हिंसा कर रहा है वो कानून के भय से, समाज के भय से, समाज जब उसका प्रतिकार करेगा जो हिंसा कर रहा है। जैसे मैं एक बात से बात कर रहा हूं, एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेके हम बात शुरू करेंगे। कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान वहां पर हो रहा है। एक ही परिवार के लोग हैं, जिसका अपमान हो रहा है वह भी उसी परिवार की बहू है और जो अपमान कर रहे हैं वो भी उसी परिवार के लोग हैं। और उस अपमान को होता हुआ जो देख रहे हैं वो भी उसी परिवार के लोग हैं। तीनों एक ही परिवार के हैं। अगर ऐसा रहा तो द्रौपदी का अपमान होता रहेगा। समाज के जो सभ्य लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अगर वो हिंसा करने वाले का प्रतिकार नहीं करेंगे तो अपमान होता रहेगा। इसलिए द्रौपदी को भी हिम्मत करके प्रतिकार करना पड़ेगा और जो समाज के ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनको भी प्रतिकार करना पड़ेगा। तो हिंसा रोकेगी और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। चलिए अब अपन विषय पे आते हैं। थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जेंडर। समझते हो क्या है? क्या है जेंडर? लिंग। ठीक। प्रकृति में
रचना की, प्रकृति कहने या ईश्वर कहने, किसकी रचना की? जगत की। जगत में उसने एक पुरुष बनाया और एक स्त्री, जो नेचुरल है, प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसको हम नाम देते हैं सेक्स। जेंडर नहीं, सेक्स से भी अभिप्राय एक ही होता है, स्त्री और पुरुष। दोनों की फिजिकल संरचना बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से जैविक आधार पर अलग अलग है। एक का शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है, जननांग भी अलग अलग है, गुणसूत्र भी अलग अलग है, हार्मोन सेंस में देखें तो वो भी अलग अलग है। ये भेद नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई संरचना है, ये नेचुरल है। फिर जेंडर क्या है? ठीक है ना, दो लिंग को दो तरह से परिभाषित किया जा रहा है। सेक्स, जब हम सेक्स के सेंस में देखेंगे तो स्त्री और पुरुष प्रकृति द्वारा प्रदत्त संरचनाएं हैं, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से। जब जेंडर की बात आती है तो ये जो जेंडर है, जिसके आधार पर भेद हो रहा है, उस भेद के आधार पर क्या हो रहा है? ये हो रही है हिंसा, हो रही है। ये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का परिणाम है। जैसे मैं ये कहूं कि चूड़ी पहनना, कौन पहनता है चूड़ी? बताओ। महिला। महिला क्यों पहनेगी चूड़ी? पुरुष क्यों नहीं पहनेंगे? कौन बताएगा? बिंदी महिला क्यों लगाएगी, पुरुष क्यों नहीं लगाएगा? मंगलसूत्र महिला क्यों पहने? पुरुष के लिए भी कोई व्यवस्था होना चाहिए कि वो भी लटका के घूमे। वो सिंबॉलिक हो गया कि साहब इस महिला की शादी हो गई, ये मंगलसूत्र डाले, ये मेरी शादी हो गई। मुझे देख के कैसे पता चलेगा आपको कि मेरी शादी हो गई? मैडम को देख के कोई नहीं बता देगा। ये भेद, यही भेद है। जब भी हम कहेंगे क्या मोड़ियों की तरह रो रहे हो, मतलब रोने को समाज में कहां आरोपित कर दिया? महिलाओं पर आरोपित कर दिया। इसीलिए जो जेंडर है वो सामाजिक और सांस्कृतिक, और थोड़ा सा और आगे चले तो पितृसत्ता का परिणाम है। जितनी भी समाज में कमजोर चीजें थी, उसको स्त्री के सापेक्ष बता दिया, स्त्री के सम्मत बता दिया, महिलाओं पर आरोपित कर दिया। रोना धोना किसका काम? महिलाओं को काम। अरे तुमसे ये भी नहीं हो सकता चोरी पहन के घर बैठो। तो ये जो भेद समाज ने किया, इसके मूल आधार में एक्चुअल में है सेक्स, लेकिन समाज ने धीरे धीरे इतने आरोपित, इतने प्रतिमान महिलाओं पर आरोपित कर दिए कि अब वो टोटली भेद का शिकार हो गई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, घर में माताजी है और पिताजी है, दोनों,
ठीक, दोनों को आपको पानी देना है। एक ही सोबे पे दोनों बैठे, किसको पानी पहले देते हो? किसको देते हो? क्यों देते हो? क्यों देते हो? माता को नहीं दे सकते? तो माता जी पींगी नहीं पहले, क्योंकि वो आदर कर रहे हैं। माता जी पींगी नहीं, क्योंकि मेरे सवाल पति माता जी के पीने और ना पीने का नहीं है, सवाल ये है कि आपने किसको पहले निर्देश दिया और क्यों किया? क्योंकि ये शिक्षा शिक्षा है, वो आपके दिए संस्कृति के माध्यम से, मूल्यों के माध्यम से, समाज के माध्यम से डाल दी गई है। आपकी चेतना में इतनी सारी चीजें डाल दी गई है ऑलरेडी कि आप अनकॉन्शियस अचेतन में भी अब भेद करने लगे, भेद हम ही करने लगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी और हमें इनका पता भी नहीं है। सही बात तो ये है कि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। अब इसमें दुनिया के जितने भी धर्म हैं, क्योंकि मैं सीधी बात कर रहा हूं, दुनिया के जितने धर्म है, जितनी संस्कृतियां हैं, उन सब ने इस तरह का कुचक्र रचा है कि स्त्री पुरुष के सापेक्ष निर्बल है, कमजोर है और कई मायनों में वो अयोग्य। अब यहां से जो भेद है वो शुरू होता है। क्या आप महिला और पुरुष समान है? जब समानता की बात आएगी तो समानता का हम उल्लेख कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं? कुछ विशेष अधिकारों के द्वारा। एक महिला नौकरी कर रही है, सैलरी उसे मिल रही है, लेकिन वो 100% ये नहीं कह सकती कि वो सैलरी अपने हिसाब से खर्च करेगी। काम तो कर रही है। अब विशेष अधिकार किसका है? पुरुष ने अपने पास ले लिया। जमीन खरीदनी है, महिलाओं से चर्चा ही नहीं होगी। प्लाट खरीदना है, महिलाओं से चर्चा ही नहीं होगी। अब थोड़े से बदलाव समाज में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा था आपसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, हमारे घरों की बात कर रहे हैं, कोई काम होता है तो लड़के से अगर लड़का पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने नहीं जाएगा, लड़की को उठाया जाएगा, चलो जाओ पानी लेके आओ, कोई धरवा करके चाय लेके आओ। और फिर धीरे 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 हमारी समाज में इस भेद के कारण से हिंसा बनाते हैं। हिंसा क्या है ये देखा है? हिंसा क्या है? तो जेंडर आधारित हिंसा की बात हो रही है। एक होती है हिंसा जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, अब इसमें स्त्री पुरुष नहीं है, एक स्त्री या पुरुष या स्त्री और स्त्री, पुरुष और पुरुष, कोई भी एक दूसरे के लिए मन वचन कर्म, अपन ने थोड़ा और विस्तार कर दिया हिंसा का। हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हत्या कर दी या मारपीट कर दी, वो हिंसा है नहीं। किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, किसी पे भद्दे कमेंट करना, किसी को ताने मारना, ये सब हिंसा है। और इस हिंसा के रोकथाम के अपने उपाय समाज में आदिकाल से चल रहे हैं। सरकारें भी काम कर रही है, कानून भी काम कर रहा है और जन जागृति भी काम कर रही है, लेकिन अभी भी उस हिंसा में कमी आई। लेकिन जब बात होती है जेंडर आधारित हिंसा, मतलब टारगेट करके हिंसा,
इसके द्वारा किस पर? पुरुष समाज के द्वारा महिला समाज पर। पुरुष समाज के द्वारा जब महिला समाज पर उसके कर्मों से, उसके मन से, उसके वचन से, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की जो प्रताड़ना है जिससे उसे कष्ट पहुंचता है, ये हिंसा की अपन बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं ना, तो भ्रूण वो मेल है या फीमेल? अगर वो हत्या हो रही है तो भ्रूण हत्या है, लेकिन अगर ये जांच करके कि वो भ्रूण फीमेल है और उसकी हत्या कर दी जाए तो जघन्य है, क्योंकि जानकर की गई है। इसलिए आप जब हॉस्पिटलों में जाओगे, महिला हॉस्पिटलों में जाओगे, तो लिखा रहता है, सोनोग्राफी नहीं होती, लिखा रहता है कुछ हॉस्पिटलों में कि जन्म से पूर्व बच्चे का लिंग आपको नहीं बताया जाएगा। ऐसा बहुत 80-90 के दशक में पेरेंट्स जान लेते थे सोनोग्राफी से कि गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है। लड़की है तो भ्रूण भी खत्म कर लो उसे। इतना घृणित समाज हमारा रहा है, रहा क्या है, कभी भी है। हिंसा की शुरुआत अगर अपन करें तो ये तो हिंसा वैदिक काल से चली आ रही है किसी न किसी रूप में। पितृसत्तात्मक परिवारों में महिलाओं पर हिंसा का ग्राफ ज्यादा होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज है। कंती जी बात कर रहे थे मातृसत्तात्मक समाज की। गारो और खासो जनजाति जो पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती है, दक्षिण में टोडा जनजाति है, वो भी मातृसत्तात्मक है। तो मातृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं पर हिंसा कम होती है। अब हिंसा को रोकेगा कौन? एक तो सरकार अपना काम कर रही है। आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान ने आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता की बात की है। बहुत सारी सुरक्षात्मक उपाय हमारे संविधान ने महिलाओं के लिए किए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन की व्यवस्था 1976 में गवर्नमेंट ने की। 1961 से मातृत्व लाभ का नियम कानून बनाया गया। 70-80 के दशक में जब दहेज बड़े पैमाने पर दहेज के माध्यम से महिलाओं की हिंसा होने लगी, लड़कियों को जलाया जाने लगा, उनकी हत्या होने लगी, तो 1961 में दहेज विरोधी कानून बना। 1955 में हिंदू बिल कोड आया। 1956 में विशेष विवाह अधिनियम बना। तो ऐसे अनेकों नियम और कानून शासन ने बनाए। फिर सने सने और आवश्यकता पड़ी तो सरकारों ने ढेरों योजनाएं, उज्ज्वला योजना बनी, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गांव की बेटी प्रतिभाकरण योजना, अनन्य योजनाएं, कि किसी तरह से महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन हिंसा बरकरार है। फिर एक बहुत बड़ा कानून जब ये देख लिया कि हिंसा दो तरह से हो रही है समाज में महिलाओं के ऊपर, एक एक्सटर्नल पक्ष है और एक इंटरनल पक्ष है। इसको समझो। एक्सटर्नल क्या है? महिला घर से बाहर निकलती है, स्कूल, कॉलेज, आप जहां काम कर रहे हो, आप जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हो, जिन सरकारी ऑफिसों में काम कर रहे हो, ये आपका बाहर पक्ष हो गया।
सड़क, बस, ट्रेन, कहीं भी अगर एक पुरुष के द्वारा महिला पर किसी तरह का प्रताड़ना दी जा रही है तो ये बाहर हिंसा हुई। इंटरनल सबसे ज्यादा केस घरों में होने वाली हिंसा, और इसके लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम बना, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर से ज्यादा घर में पीड़ित। घरेलू हिंसा को कुछ महिलाएं या कुछ लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि महिला की जब शादी हो गई तो ससुराल में जो हिंसा हो रही है उसके अगेंस्ट उसको रोकने के लिए बना है। ऐसा नहीं है। पेपरों में पढ़ो, न्यूज पेपरों में पढ़ो, समाचारों में सुनो, 6-6 साल की बच्चियों से 10-10 साल की बच्चियां हैं वो, जिनके उनके परिवार के लोग उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इतना करप्ट हो चुका है हमारा समाज। और इस हिंसा को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक पीड़ित जागरूक नहीं होगा, जब तक आप अवेयर नहीं हो जाओगे। कोई कानून, कोई समाज, कोई सरकार क्या करेगा? डॉक्टर क्या कर रहा है पेशेंट के साथ? ज्यादा से ज्यादा उसका इलाज करेगा, लेकिन पेशेंट तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि वह खुद ही निर्णय ना ले ले कि हमें ठीक होना है। अब कई बार हिंसा का शिकार आप लोग होते क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। महिलाएं हिंसा का शिकार होती क्यों है? क्यों उनको काट के फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है? बताओ। इस उम्र में अपन इस पर भी बात करते हैं। देखो, ये सिलेबस में नहीं मिलेगा, तो मैं बता रहा हूं कौन कौन से कानून है, ये आपके सिलेबस में मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये आपके सिलेबस में मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च करके पढ़ लोगे, याद कर लोगे, ठीक। लेकिन जब तक इस देश की महिलाएं, इस देश की बच्चियां, इस देश के कहना चाहिए महाविद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं अवेयर नहीं होंगी, तब तक आप दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनती रहोगी और उन पर अनचाही हिंसा होती रहेगी। ये समय की मांग होती है। प्राकृतिक चेंजेस आते हैं, कुछ हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, कुछ आकर्षण भी बढ़ता है, स्वाभाविक है कि बढ़ता है आकर्षण, और हम थोड़े से स्वार्थ के कारण से, ठीक, जैसे हम प्रेम कहते हैं ना, प्रेम सा प्रेम हो गया। तो प्रेम ही एकमात्र ऐसा अवदान है प्रकृति का कि जो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसे समझा जाए, उसे जाना जाए। और हमने क्या बना दिया फिल्म को? गाने गाते चल रहे, एक बहुत छोटी स्तर पर गया है, और वहां से कई समुदायों का, कई लोगों का प्री प्लान होता है। लव जिहाद का नाम सुना है? सुना है? प्री प्लान लव समाजशास्त्र में आप नई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आगे। ये सुना है? प्लानिंग करके हो रहा है, प्लानिंग करके आपको फंसाया जा रहा है, प्लानिंग करके आपके साथ चैटिंग की जा रही है, प्लानिंग करके, और वो प्लानिंग किसकी है? आपकी लालच के कारण से
आपके आकर्षण के कारण से, आपके मजा मुझ के कारण से, आपकी नादानी के कारण से आप एक प्री प्लान योजना का शिकार हो जाते हो और वो आपको पता भी नहीं चलता, और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। बात नहीं सुनते हो तो फोटोआं भी होती है उसके पास, और बात कहां तक पहुंचती है? फ्रिज में टुकड़े मिलते हैं, सुना है फ्रिज वाला केस? तो इस तरह की हिंसा कैसे रोकेगी? कौन रोकेगा? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पुरुष समाज, ये पुरुष समाज, ये जो बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, ये बैठे, हम सबको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने परिवार में जो बच्चे, जो बेटा है, मेरा बेटा है, ठीक, कहां से रोकोगे इस हिंसा को? आपने घरों में देखा होगा, एक बड़ा बेटा है और एक छोटी बेटी है, दोनों की लड़ाई होती है। अच्छा, हम खिलौने भी ले जाएंगे तो बेटा के लिए बंदूक ले जाएंगे और बेटी के लिए बचत से ले जाएंगे। यहां से रोकना पड़ेगा उस हिंसा को, यहां से धीरे धीरे खत्म करने पड़ेंगे। कपड़े भी ले जाएंगे तो एक विशेष प्रकार के कपड़े ले जाएंगे। अच्छा, बच्ची ने बच्चे को मार दिया, ये बेटा भैया है, नहीं मारते उसे, क्यों रोक रहे हो आप? अगर बेटी आपके बेटे को मार रही है गलती करने पर तो क्यों रोक रहे हो? नहीं, बड़ा भैया ऐसे नहीं मारते, वो बड़ा भैया मार देगा तो वो कितना आपने होल्ड में रखता है। यहां ये जो भेद है माता पिता का, ये क्या करता है? बेटे के अंदर और बेटी के अंदर, दोनों के अंदर एक विशेष प्रकार के गुणों को ट्रांसफर कर रहा है, एक विशेष प्रकार की शिक्षा वो बचपन से ले रहे हैं। और अगर हमारे बेटे को कोई मार दे तो जाओ मार के आओ। हिंसा हम अपने परिवार में बच्चों के अंदर, जब वो बहुत छोटे होते हैं, वहां से डाल रहे होते हैं चेतन और अचेतन अवस्था में। हमें अपने बेटों को समझाना पड़ेगा कि बेटा जैसी तेरी बहन है ऐसे सबको दे। तो पुरुष समाज के लिए ये करना होगा कि बच्चों को वो शिक्षा दें कि अगर एक लड़की है तो लड़की अगर तेरी बहन है तो बाकी सारी जो लड़कियां हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान का वो ध्यान रखें। यहां से हमें शिक्षित करना होगा हमारी पीढ़ी को। और जो बच्चियां हैं, जो मोबाइल आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चलाए जा रहे हो रेगुलर, थोड़ा सा झाड़ो, ठीक है? कानून, सरकार, समाज आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपकी जो समस्या है वो आपको स्वयं उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो भारत में या अपन वैश्विक जेंडर आधारित अगर शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ हद तक ये पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इमोशंस कैसे रखता है, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देता है, अपने स्टूडेंट को वो क्या पढ़ा रहा है। और लड़कियों के लिए भी क्या जरूरी है कि वो एक दूसरे की हेल्प करती है कि नहीं करती है। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में दहेज प्रताड़ना को लेकर के। मुझे को सही याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सही बताता। वो जज कह रहा है कि महिलाओं पर हिंसा कर कौन रहा है?
फिल्में देखो 80 और 90 के बीच की। लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, ठीक, अब हिंसा कौन कर रहा है? क्या कर रहे हैं? उसकी सास है और एक और एक ननद, ठीक है ना? हिंसा कौन किस पे कर रहा है? और वो बेचारा जो उसका पति है, XYZ, वो जबरदस्ती शामिल हो गया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर एक महिला पर अत्याचार हो रहा है तो फिर उसमें आपका हाथ तो नहीं है, क्योंकि आज आप ननद हो सकता है आप भी अपनी भाभियों पर कमेंट करते हो, तो हमें भी तो रुकना है, क्योंकि जैसा आप करोगे जैसा भरोगे, ये कर्म का सिद्धांत है, ज्ञान परंपरा पे चले गए। तमाम दर्शन ये कह रहे हैं कि जैसा आप होगे वैसा आप पाओगे। तो जेंडर आधारित हिंसा पर अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा या आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो स्वागत है। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप बोले, बताएं, किसी को कुछ पूछना है? बताएं। तो जेंडर आधारित हिंसा पर हमने बहुत सारी बात कर ली, ठीक है, प्राकृतिक करनी, सामाजिक करनी, कानून में क्या है, संविधान में क्या है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपन कहाँ जा रहे हैं और ये हिंसा कैसे रुकेगी। चलिए आप सभी से पुनः एक बार मैं पूछ रहा हूँ, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, चलिए आज संविधान दिवस है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।